हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने कुछ लेक्चर पहले चैप्टर के ऊपर लिए थे, लेकिन आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के है, जो आपके वाइवा में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। और उस प्रैक्टिकल एग्जाम में आज हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड है, वो किस पर आधारित है? मीटर ब्रिज पर। आज हम लोग मीटर सेतु पढ़ेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, और इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल से हम लोग सारी बात डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे इस मीटर सेतु से कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं या कौन कौन सा वाइवा के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करिएगा, आज के क्लास में हम पूरा मीटर सेतु पढ़ेंगे और मीटर सेतु से जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वाइवा के लिए वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग मीटर सेतु के कुछ कॉन्सेप्ट भी अच्छे अच्छे पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है मीटर सेतु के कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, कुछ अंक के प्रश्नों को भी लगाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मीटर सेतु के बारे में। सबसे पहले जानेंगे इस मीटर सेतु का काम क्या है, ये करता क्या है, इसका हम उपयोग किस लिए करते हैं। क्योंकि आपसे एग्जामिनर जो है वाइवा में आपसे ये पूछ सकता है कि जो आपका ये मीटर ब्रिज है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई अगर हमारे पास तार है जिसे हम वायर कहते हैं, अगर हमारे पास कोई वायर है, तार है, और हमें उसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध। तो इस मीटर सेतु की सहायता से हम लोग किसी वायर का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब बात आई क्या किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसी और से भी ज्ञात किया जा सकता है? तो इसके पहले किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स का भी निर्माण किया गया था, जिसको बनाया गया था, लेकिन वो ज़्यादा सुग्राही नहीं होती है, ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती है उसकी पोस्ट ऑफिस बॉक्स से। सुग्राही का मतलब ये होता है कि वो बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू नहीं देती है। जैसे मान लो वायर का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो सबसे ज़्यादा अच्छी वैल्यू नहीं देगा, किसका? ओरिजिनल वैल्यू के करीब जो हो। एक्यूरेट वैल्यू का मतलब क्या, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वायर था, इस वायर का जो रेजिस्टेंस था वो 10 ओम है। अब बात करते हैं इस वायर को हम लोग एक बार किससे मापे? मीटर सेतु से, और एक बार हमने मापा किससे? आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स से। पोस्ट ऑफिस बॉक्स को संक्षेप में हम लोग पीओ बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओ बॉक्स। ठीक है, इससे मापा गया। तो मान लो इस वायर का जो रेजिस्टेंस पहले से हमें पता है 10 ओम है, लेकिन जब पोस्ट ऑफिस बॉक्स से मापा गया तो कितना आया? 9.5 ओम आया, मान लेते हैं। तो एक बात याद रखना, जब हम मीटर सेतु से मेजरमेंट करेंगे, किससे? मीटर ब्रिज से, तो याद रखना मीटर ब्रिज से, अब मान लीजिए हमने माना मीटर ब्रिज से जो इसका आया वो कितना है? 9.9 ओम। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, जब हमने उससे मेजरमेंट किया, मापा किसको? इस वायर के रेजिस्टेंस को, जो एक्चुअल में 10 ओम था, लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स से मेजरमेंट किया तो कितना आया? 9.5 ओम। बात करते हैं मीटर ब्रिज से जब मापा तो कितना है? 9.9 ओम। मतलब अगर इन दोनों में सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट देखा जाए, सबसे अच्छा यंत्र देखा जाए तो कौन सा है? मीटर ब्रिज। इसकी सुग्राहिता ज़्यादा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेंसिटिविटी कहते हैं। तो जिसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इस वजह से धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या हो गया? हमारे सिलेबस से ख़त्म हो गया। हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले किसी अननोन रेजिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किसी तार का, हम लोग सबसे पहले पोस्ट ऑफिस बॉक्स से ज्ञात करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हमने पोस्ट ऑफिस बॉक्स को मीटर सेतु में चेंज किया तो हमने ये पाया कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स का जो सुग्राहिता है, सेंसिटिविटी है, वो कम है किसकी तुलना में? मीटर ब्रिज की तुलना में। इस वजह से ये धीरे धीरे प्रचलन में खत्म हो गया। अब बात बता दूं, हालांकि हम अभी आपको आगे डिस्कस करेंगे। एक बात हमें यहाँ से पता चल चुकी है कि चाहे वह पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो चाहे मीटर ब्रिज हो, इससे हम ज्ञात क्या करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। क्या ज्ञात करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध। इसका मतलब ये है, इसकी सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अगर आपसे पूछे ये दोनों किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल मतलब किस सिद्धांत पर वर्क करते हैं, तो बेटा ये करते हैं आपके व्हीटस्टोन ब्रिज पर। व्हीटस्टोन ब्रिज पर, व्हीटस्टोन
ब्रिज के सिद्धांत पर करते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला कि मीटर से तो काम क्या करता है, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने का काम करता है। यदि किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध निकालना हो तो हम किसी सहायता से निकालते हैं, मीटर सेतु से। निकालने को पोस्ट ऑफिस बॉक्स से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट कौन होता है, मीटर ब्रिज ज़्यादातर इससे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। मतलब इसकी सेंसिटिविटी, इस यंत्र की, इस इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है, सुग्राह्यता, वो सबसे ज़्यादा होती है कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस बॉक्स के। इस वजह से हम लोग किससे करते हैं, मीटर ब्रिज से करते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स से नहीं करते। क्लियर बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीटर ब्रिज के बारे में और देखते हैं इस मीटर ब्रिज कैसा होता है, क्या ज्ञात करते हैं। तो हमने पहले बता दिया, ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मीटर ब्रिज के बारे में। हम बात करेंगे जो आपका ये मीटर ब्रिज है, क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, इस मीटर ब्रिज से बेटा हम लोग करते क्या है, ध्यान से सुनना, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो इस मीटर ब्रिज से हम लोग करते क्या है, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। सिंपल में अगर हम बात करें हिंदी में, तो किसी तार का, हिंदी में लिखेंगे क्या, किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। मानते हैं यदि किसी तार का, कोई तार है, उसका प्रतिरोध हमें नहीं पता, तो हम किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, मीटर ब्रिज की सहायता से हम लोग ज्ञात करेंगे। क्लियर है बात यहाँ पे। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग, एक मिनट देख लेते हैं कैमरा सही तो चल रहा है ना, हाँ ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा आपका क्या, अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये आपको पता चल गया मीटर ब्रिज का काम क्या, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के ऊपर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सिद्धांत। इसका सिद्धांत मतलब ये किस प्रिंसिपल पर, ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसके सिद्धांत पर आपका ये वर्क करता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो आपका सिद्धांत वो कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर, ठीक है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो जरा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। ये क्या होता है, चार रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के क्या होता है, चार प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ इस तरीके से लगे होते हैं आपके चार रेजिस्टेंसेस, ध्यान से देखिएगा। ये आपके कुछ चार रेजिस्टेंसेस हैं जो आपके लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसे हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। मानो हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसके देखिए, अगर ये चतुर्भुज है, ये चारों जो आपके व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टेंस होते हैं, चार प्रतिरोध होते हैं। कितने प्रतिरोध होते हैं, चार। और ये चार प्रतिरोध एक चतुर्भुज के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगर मैंने मान लिया ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, और तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो ये चारों प्रतिरोध एक चक्रीय चतुर्भुज में लगे होते हैं या एक क्वाड्रिलेटरल में लगे होते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अब यहाँ पर हमने मान लो सपोज इसे माना हमने, इसका रेजिस्टेंस ये P है, ये Q है, ये आपका R है, और ये क्या है, S है। अब हमने क्या किया, इसके देखो दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण आपका ये होगा जिससे हमने क्या लगा रखी है, बैटरी, जिसका पोटेंशियल हमने V मान लिया। क्लियर बात बेटा, इसका पोटेंशियल क्या मान लिया हमने, V मान लिया। देखते हैं नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अब बात करेंगे क्या, हमने क्या बोला, इसका एक पोटेंशियल हमने, ये इसके दो विकर्ण, एक विकर्ण ये होता है बेटा, और एक विकर्ण आपके चक्रीय चतुर्भुज के ये है। एक विकर्ण से हमने एक डायगोनल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसके एक विकर्ण या डायगोनल से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसका पोटेंशियल क्या है, V है। और दूसरा जो डायगोनल है, इससे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर।
अब ये गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये जो गैल्वेनोमीटर है बेटा ये क्या करता है, डिफ्लेक्शन देता है, विक्षेप करता है। किसमें, ये बताएगा कि क्या इस ब्रांच में धारा जा रही है या नहीं। अगर यहाँ से मैं कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर तो ये बताएगा इसमें धारा का मान जा रहा है या नहीं, ये बस इतना बताता है। कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है ये कौन बताएगा, एमीटर बताएगा। एमीटर बताएगा कितना धारा जा रहा है, परंतु गैल्वेनोमीटर जो था वो सिर्फ ये बताता है कि इसके अंदर धारा कितनी जा रही है। क्लियर है बात यहाँ पे। तो इसके अंदर धारा जा रही है कौन बताता है, गैल्वेनोमीटर। अब बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में ये कहता है यदि आपके जो ये आर्म है P/Q, यदि P/Q इज इक्वल टू हो जाए आपका क्या, R/S, मतलब इसका जो अनुपात है वो इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाए तो हम ये कहते हैं कि जो आपका ये ब्रांच है इस ब्रांच में कोई धारा नहीं जाएगी। मतलब अगर ये हो गया देन हम ये कहेंगे कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन कैसा देगा, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं करेगा, कोई विक्षेप, जिसे डिफ्लेक्शन कहते हैं, कोई विक्षेप नहीं देगा। इसका मतलब I का मान क्या हो जाएगा वहाँ पे 0। और अगर इस ब्रांच में I का मान 0 है तो हम कह देंगे क्यों 0 हुआ, क्योंकि जो यहाँ का बेटा पोटेंशियल है इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, मतलब VB बराबर आपका क्या हो जाएगा, VD। तो जब ये चारों रेजिस्टेंस है इनका कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाएगा कि P/Q बराबर R/S हो जाएगा। तो याद रखना जो आपका ये होता है ये उस समय होने से क्या होते है, इस ब्रांच में कोई धारा नहीं जाती है, और कोई धारा नहीं जाती तो इसका मतलब जो यहाँ का पोटेंशियल है वो यहाँ के पोटेंशियल के क्या हो गया, बराबर। क्योंकि आपको पता है करंट जो होती है, जो धारा होती है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, बहती है, मतलब उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर जाती है। और जब विभवांतर दोनों में समान हो जाता है दोनों बिंदु पर, तो वहाँ पे कोई भी धारा जाती नहीं है। तो यहाँ पर अगर धारा नहीं जा रही इसका मतलब क्या है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल क्या हो गए, बराबर। अब मान लेते हैं बेटा यहाँ से देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ से धारा निकली, यहाँ पहुंची, मैंने मान लिया यहाँ से धारा कितनी गई I1 और यहाँ से धारा कितनी गई I2। अब आपको हमने बताया कि ये कंडीशन अगर हो गई तो ये गैल्वेनोमीटर है तो कोई आपका क्या नाम है, मान लेते इस ब्रांच में कोई धारा नहीं जा रही, कोई धारा नहीं जा रही, तो बताइए यहाँ धारा कितनी जाएगी, यहाँ से I1 तो यहाँ भी I1। अब यहाँ से कोई धारा नहीं जा रही है तो यही धारा इसमें I1 भी चली जाएगी। यहाँ से देखो I2 जा रही है तो यहाँ भी I2 हो जाएगी। फिर यहाँ से कोई धारा नहीं जा रही है बेटा तो यहाँ I2 निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो धारा AD ब्रांच में है वही धारा आपकी CD ब्रांच में है, जो धारा AB ब्रांच में है वही धारा BC ब्रांच में भी है। क्लियर है बात यहाँ पे। तो अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाकर चेक करूँ तो इस चीज़ को हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये फार्मूला आता कैसे। हालांकि हमारे पास यहाँ पर ये फंडा नहीं है प्रूफ करना कि ये फार्मूला आया कहाँ से, मैं आपको बस बेसिक प्रिंसिपल बता रहा था कि जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर वर्क करता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या होता है, P/Q बराबर R/S। कब, जब आपका इसमें कोई भी धारा नहीं बह रही होगी, और धारा तभी नहीं बह रही होगी जब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के क्या हो जाए, विभव के बराबर। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध होते हैं, चारों इस प्रकार से लगे होते हैं। और अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 दे रहा है इसका मतलब ये बाई ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। क्लियर है बात। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आप चाहेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसी दिन आपको पढ़ा दिया जाएगा जिसमें आपको ये बात हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि हाँ ये बात आपको कहाँ से आती है, फार्मूला बन के आता है। तो चलिए ये आपको प्रिंसिपल समझ में आया। कोई भी आपसे पूछे, अब देखिए एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे, एग्जाम में वाइवा के रूप में आपसे पूछ सकते हैं जो आपका बेटा मीटर सेतु है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो आपका वो प्रिंसिपल या सिद्धांत होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आपसे पूछ ले व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने प्रतिरोध होते हैं, तो बेटा 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। और अगर प्रिंसिपल पूछ ले तो आपसे पूछ ले बता देना कि जो P/Q होता है उन दोनों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा R/S के। लेकिन कब, जब ये गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप ना दे रहा हो, कोई डिफ्लेक्शन ना दे रहा हो, उस समय करंट क्या हो जाएगी 0। और ये तभी पॉसिबल है, करंट तब 0 होगा जब VB बराबर क्या हो जाएगा, VD मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर ये बाई ये बराबर है इसके बाई इसके के, तो यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ।
क्लियर है बात। या ये भी कहते हैं अगर यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा तो ये बाई ये बराबर हो जाएगा इस बाई इसके। क्लियर है बात। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। आप इसको बेटे इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पी बाई आर अगर आप करें, जरा देखिए, अगर मैं इसके बेटे इसके कर दूं तो पी बाई आर बराबर हो जाएगा क्यू बाई एस के। अब पक्षांतर कर लो, आर ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो पी और ये कहाँ है देखो यहाँ से क्यू इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, आर भाग में तो उधर कहाँ जाएगा गुणे में, तो पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। देखिए क्या ऊपर वाला नहीं मिल गया। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं पी बाई आर बराबर क्यू बाई एस। क्लियर है बात यहाँ पे। तो चलिए अब हम आपको आगे पढ़ाते हैं इस मीटर ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, कैसे हम मीटर ब्रिज बनाते हैं, मीटर ब्रिज का निर्माण कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे और क्या क्या हमें सावधानी रखनी है और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके वाइवा के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं इसके बाद मीटर ब्रिज के फंक्शन के बारे में कि जो आपका ये मीटर ब्रिज है वो कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसमें लगे होते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं लगी होती है। तो चलिए बात करते हैं इसके वर्किंग के ऊपर। तो वर्किंग के ऊपर बढ़ने से पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब बेटा होता है संरचना की, मीटर ब्रिज की संरचना होती कैसे है, तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, संरचना पढ़ने के बाद, कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बात करेंगे किसकी, वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले संरचना देखते हैं। तो संरचना बनाने के लिए बताते हैं सबसे पहले मीटर ब्रिज बनता कैसे है। तो सबसे पहले बता दूं मीटर ब्रिज क्या लेते हैं, 1 मीटर का लॉन्ग वायर लेते हैं। कितनी लंबी मीटर होती है, 1 मीटर लंबी वायर लेते हैं। और ध्यान रहे इस वायर के बारे में भी कुछ बातें आपको जाननी है जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा मीटर ब्रिज जो होता है उसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा। तो बेटा एक बात याद है, मीटर ब्रिज इसलिए पड़ा इसका नाम क्योंकि जो हम ये वायर लेते हैं वो कितने मीटर का लेते हैं, 1 मीटर का। कितने मीटर का, 1 मीटर का हम लेते हैं वायर, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, मीटर ब्रिज पड़ा। अब बात आई जो ये वायर है बेटा, ध्यान से देखना, जो ये वायर है इस वायर के बारे में कुछ आपको खास बात बता दूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो वायर है आपका, अब आपसे पूछेंगे वायर कितने लेंथ का होता है, 1 मीटर का, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, मीटर ब्रिज। दूसरी बात पूछेंगे वायर जो आपका ये किससे बना होता है, तो याद रखना ये आपका बना होता है कांस्टेंटन या मैग्नीन का। जो आपका ये होता है वायर किससे बना होता है, कांस्टेंटन या मैग्नीन का। अब बात करते हैं ये कांस्टेंटन या मैग्नीन होता क्या है। तो बेटा ये कांस्टेंटन या मैग्नीन आपका क्या होता है, एलॉय होता है। एलॉय मतलब मिश्र धातु होती है। क्या होती है, एलॉय मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। अब बात आई कि क्या जरूरत पड़ी मिश्र धातु ही लेने की, जो आपने ये कांस्टेंटन या मैग्नीन यूज किया है, इसे ही क्यों लिया आप लोगों ने इस मीटर ब्रिज को बनाने के लिए। तो मैं जब थ्योरी पढ़ाता हूँ तो एक बार आप लोगों ने देखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही चैप्टर में बेटा आपका आता है ताप गुणांक। क्या आता था, ताप गुणांक। आपको याद दिला दूं, जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हो एक चीज आती है आपकी ताप गुणांक। अब जिन लोगों ने ताप गुणांक पढ़ा होगा वहां से उनको ये बात समझ में आएगी, और नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझ में आएगी। इंग्लिश में बेटा इसे कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब बात करते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट बेटा आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला आपका होता है निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, तो मैं आपको दूसरा बता दूं, दूसरा बेटा जो आपका होता है वो होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तीसरा बेटा आपका होता है जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसे इसे हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक ताप गुणांक। मैं बता रहा हूं आपको, एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं बेटा, बिल्कुल मीटर ब्रिज आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप कभी मीटर ब्रिज में परेशान नहीं होंगे। मीटर ब्रिज में जितने सारे वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा। आपको एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछेगा आप तुरंत आप उसका जवाब दे ले जाएंगे, किसी अगर मीटर ब्रिज से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस वजह से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और आराम से पढ़िएगा। तो हमने क्या बोला, ताप गुणांक कितने प्रकार के होते हैं, 3। पहला होता है निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसे हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक। दूसरा है बेटा आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसे हिंदी में कहते हैं धनात्मक
ताप गुणांक। अब बात करते हैं बेटा तीसरा क्या होता है, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसे हिंदी में कहते हैं शून्य ताप गुणांक। क्या कहते हैं? शून्य ताप गुणांक। अब बात करते हैं ये तीनों का मतलब क्या है सर यहाँ पर लेने का। तो मैं आपको बेटा मतलब बता दूं, जो आपका ये वायर है किससे बना है? कांस्टेंटन या मैग्नेट। और कांस्टेंटन या मैग्नेट है क्या? एलॉय है, मिश्र धातु है। अब कहते हैं ये जो आपको पहले ये जान लो, जो तीनों आपके ताप गुणांक के प्रकार आए, ये किसके ऊपर आए हैं, किस प्रकार से हमने इसे वेरीफाई किया है। तो देखिए ये हमने आपका जो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, उनके प्रकारों के आधार पर डिफाइन किया गया। तो जो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं बेटा, ऋणात्मक ताप गुणांक, ये किसके लिए होते हैं? तो ये चालक के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? चालक, सॉरी, जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है बेटा, वो किसके लिए होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है आपका चालक के लिए। किसके लिए? चालक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। इसका मतलब कह सकते हैं, अच्छा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम लोग बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। और अब हम देखें, अगर कोई चालक है, कंडक्टर है, तो उसका ताप गुणांक कैसा होता है? धनात्मक। इसका मतलब अल्फा का मान क्या होता है बेटा? पॉजिटिव अगर आया तो वो क्या होगा? चालक होगा। क्या होगा? चालक। इसका मतलब चालक के लिए ताप गुणांक का मान क्या होता है? धनात्मक। अगर अल्फा का मान बेटा निगेटिव आया तो इसका मतलब ये क्या है? अर्धचालक होगा। क्या होगा? अर्धचालक होगा, या तो आपका क्या होगा? अचालक होगा। अर्धचालक होगा या अचालक होगा। इसका मतलब जो अर्धचालक होते हैं, अचालक होते हैं, वो कैसा ताप गुणांक प्रदर्शित करते हैं? निगेटिव ताप गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अल्फा यदि बेटा आपका 0 आया तो अल्फा जो प्रदर्शित करते हैं कुछ एलॉय के लिए, और वो एलॉय क्या है? कांस्टेंटन। कांस्टेंटन क्या है एलॉय बेटा? कांस्टेंटन। मैग्नीन क्या है? कांस्टेंटन, मैग्नीन। और एक चीज और आती है यूरेका, इसका नाम यूरेका। तो इन सब के लिए जो अल्फा होता है बेटा, वो क्या होता है? 0 होता है। ताप गुणांक किसका क्या होता है? इन सभी का 0 होता है। चालक का ताप गुणांक बेटा धनात्मक होता है। अर्धचालक और अचालक का ताप गुणांक क्या होता है? निगेटिव होता है। अब बात आई ताप गुणांक होता क्या है। ध्यान से समझना सारी बातें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अल्फा होता क्या। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जो आपका ये अल्फा है जिसका धनात्मक है, मतलब ताप गुणांक जिसका धनात्मक है, इसका मतलब क्या है? यदि ताप गुणांक किसका है? धनात्मक किसका है? चालक का। तो चालक का जब हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे, अगर यदि चालक के एकरास हम क्या बढ़ा दें? टेम्परेचर। क्या बढ़ा दें बेटा? टेम्परेचर। किसके एकरास बढ़ा रहे हैं? चालक के। सारी बात ध्यान समझना। यदि किसी चालक के एकरास क्या बढ़ा दें? टेम्परेचर। यदि चालक का क्या बढ़ा दें? टेम्परेचर बढ़ा दें, तो आपको पता है चालक कैसा ताप गुणांक शो करता है? धनात्मक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि चालक कैसा धनात्मक, कैसा ताप गुणांक होता है? धनात्मक। धनात्मक मतलब फायदा होता है, ऐसा समझो। अगर याद करना है तो क्या होता है? फायदा होता है। तो चालक के एकरास जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फायदा करना, तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, चालक का जो ताप गुणांक होता है बेटा धनात्मक, इसका मतलब ये है ताप गुणांक का मतलब यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर आप अर्धचालक लाए, क्या लाए? अर्धचालक। क्या लाए? अर्धचालक। तो इसका अर्धचालक कैसा होता है? निगेटिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यदि इस अर्धचालक के एकरास बेटा आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कम होगा, क्योंकि ये निगेटिव है। लेकिन बात करते हैं इस कांस्टेंटन, मैग्नीन, यूरेका के लिए, अगर बेटा हम टेम्परेचर बढ़ाएं, क्योंकि इसके लिए अल्फा क्या है? 0 है। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। क्लियर बात यहाँ पे। हालांकि एक बात आपको बता दूं, कोई ऐसा आपका वायर है ही नहीं, या कोई ऐसी मिश्र धातु भी नहीं है जिसका अल्फा 0 हो जाए। क्लियर है बात। तो इसका भी अल्फा पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव में इतना कम होता है। सपोज करो, मान लो हमने बोल दिया 0.00001 इसका, तो ये बताओ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी वैल्यू कम है कि ये 0 के बराबर हम इसे मान लेंगे। इस वजह से इसका हम लोग क्या टेम्परेचर कोएफिशिएंट पढ़ते हैं? 0 पढ़ते हो। हालांकि होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव में इतना कम होता है कि हम उसे अल्फा बराबर क्या मान लेते हैं? 0। अच्छा, पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है?
पॉजिटिव का मतलब चालक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ध्यान से समझना, जो हमने ये वायर ले रखा है बेटा, ये किसका है, कांस्टेंटन और मैग्नेट। इसका मतलब इसके लिए अल्फा क्या है, 0 है। अल्फा 0 होने का मतलब क्या है बेटा, अगर अल्फा 0 तो इसके अक्रॉस यदि हम टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात अभी आगे हम देखेंगे करंट जाएगा, इसके अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा। अब धारा प्रवाहित होगी तो आप लोगों ने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, H बराबर I² RT पढ़ा है ना। ये हीट होती है, हीट बराबर क्या होती है, H बराबर I² RT। अब बेटा ये वायर है और इसका जो रजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इस वायर का, ज़्यादा हो जाता है। अब बताओ अगर इसके अंदर धारा जा रही है तो इसके अंदर क्या है, प्रतिरोध है, समय के लिए जाएगी तो इसमें एक हीट उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बेटा, हीट। अब आपको पता है हीट उत्पन्न होगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, और हम चाहेंगे ताप बढ़ने से बेटा इसका प्रतिरोध चेंज ना हो, क्योंकि अगर इसका प्रतिरोध चेंज हो गया तो जो हम एक्सपेरिमेंट निकाल रहे हैं अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में, वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आ रही बात है। तो एक बात याद रखना, हम ऐसा करेंगे कि इसके अक्रॉस जब धारा जाए, हीट तो उत्पन्न हो, लेकिन वो हीट उत्पन्न होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए। इस प्रकार का हम वायर लेंगे। तो हमने देखा अगर हम यहाँ पर चालक ले लेते तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता, अगर अर्धचालक या अचालक ले लेते तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता, मतलब इसके रेजिस्टेंस पर प्रभाव पड़ने लग जाता। इस वजह से हमने किसका बनाया, कांस्टेंटन और मैग्नेट का, क्योंकि इसकी अल्फा ताप गुणांक जो होता है वो क्या आता है, 0 होता है। इसका मतलब है इसके अक्रॉस यदि धारा जाएगी तो हीट उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसका अल्फा क्या है, 0। हालांकि अल्फा 0 नहीं होता, फिर बता रहा हूँ अल्फा 0 नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, पॉजिटिव में इतना कम होता है कि हम इसे अल्फा बराबर 0 मान लेते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस वजह से हम कहते हैं इसकी जो आपका अल्फा है वो 0 है, तो अल्फा 0 तो इसके ताप बढ़ने से इसकी वायर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ पे। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हमने क्या बोला, जो आपका बेटा ये वायर है वो वायर कैसा होना चाहिए, किसका बना होना चाहिए। पहली बात तो एलॉय होता है, मिश्र धातु का बना होता है, किसका, कांस्टेंटन या मैग्नेट का, जिसका अल्फा 0 होता है। अल्फा 0 होने से फायदा क्या है कि इसके पास जब आपकी धारा जाएगी तो जो हीट उत्पन्न होगा, हीट से क्या आएगी, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से अल्फा 0 होने की वजह से उसके रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम लोग यहाँ कांस्टेंटन या मैग्नेट लगाते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अब बात करते हैं दूसरी चीज, इस कांस्टेंटन की बात करते हैं तो जो इसका वायर है वो कैसा होना चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म। मतलब इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है, इसकी जो वायर की मोटाई है हर जगह क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्लियर है बात यहाँ पे। यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सबकी वायर की मोटाई समान होनी चाहिए, कहीं पे मोटाई कम, कहीं पे मोटाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर मोटाई कम होगी इसका मतलब एरिया फर्क पड़ेगा, और आपको पता है आपने फार्मूला क्या पढ़ा है, रेजिस्टेंस बराबर आर बराबर बेटा आपने पढ़ा है रो इंटू एल अपान ए। अगर आप ए को चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो बेटा ज्ञात प्रतिरोध का मान भी जो लगाओगे वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस वजह से हम इसका एरिया क्या रखते हैं, एक समान रखते हैं, एक समान मोटाई का रखते हैं, यूनिफॉर्म रखते हैं, ताकि इसके रेजिस्टेंस पर कोई फर्क ना पड़े। तो आपने इस वायर के बारे में बातें जान ली। तो ये वायर कैसा होना चाहिए, पहली बात हर जगह एक समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। और यूनिफॉर्म होने से क्या होता है आपको मैंने बता दिया। और साथ साथ किसका बना होता है, कांस्टेंटन या मैग्नेट का। इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसे ताप गुणांक कहते हैं वो 0 होता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। चलिए ठीक है, आपको नोट करना तो नोट करिए, नहीं तो हम इसे मिटा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं ये सारी बातें आपको मिटा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या हमने बातें डिस्कस की। अब आगे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं इसके ऊपर। चलिए बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ते रहिए बेटा, आपको एक एक चीज़ मीटर ब्रिज में क्लियर हो जाएगी, फिर आपको कभी कोई समस्या आएगी नहीं मीटर ब्रिज में, चाहे कोई वाइवा में पूछे आपसे, चाहे कहीं कुछ पूछे। तो बस याद रखना ये वायर कैसा होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म। अब क्या करते हैं, आपने 1 मीटर वायर ले लिया, वायर की सारी क्वालिटी हमने बता दी। अब इस वायर से हम लोग करते क्या है बेटा, इस वायर से हम लोग एक कॉपर की मोटी स्ट्रिप लगाते हैं, ऐसे कॉपर की एक मोटी सी स्ट्रिप लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जोड़ लेंगे। और यहाँ पर एक इसके क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं नट बोल्ट की तरह, है ना, यहाँ कनेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं जिसमें वायर कनेक्ट किए जाते हैं।
फिर हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली ये किसकी बनी होती है बेटा, ये बनी होती है आपकी कॉपर स्ट्रिप होती है। और कैसी होती है, तो थिक होती है। कैसी होती है, थिक, जिसे हम लोग कहते हैं मोटी होती है। मोटी क्यों रखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात अभी करेंगे। ऐसे जैसे हमने यहाँ पे लगाया है एक एंड पर, वैसे एक एंड पर यहाँ भी लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, मोटी सी स्ट्रिप लगाएंगे। किसकी स्ट्रिप होगी बेटा, कॉपर की। ये भी किसकी बनी होगी, कॉपर की। यहाँ भी कितने होंगे, एक इसके कनेक्टिंग पॉइंट होंगे। अब जैसे हमने इसको लगा रखा है बेटा, वैसे यहाँ पर भी हम लोग एक बीच में इसकी क्या लेंगे, कॉपर की मोटी सी स्ट्रिप लेंगे, जिसके अंदर 3 कनेक्टिंग पॉइंट होंगे। कितने, 3 कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं। ध्यान से बनना, ये कॉपर की स्ट्रिप बनी और कितनी होती है, मोटी होती है। मोटी क्यों रखते हैं, क्योंकि देखिए ये किससे कनेक्टेड है बेटा, वायर से। अब वायर से है तो इसमें धारा जाएगी, धारा जाएगी तो हम सोचेंगे क्या कि धारा जाए इसमें। अच्छा, कॉपर की क्यों ली, ये भी समझ लो, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, क्योंकि ये वायर है, वायर में क्या जाएगी, करंट। करंट जाएगी तो यहाँ भी करंट जाएगी। क्या जाएगी, करंट। अच्छा, पहले मैं पूरा डायग्राम बना देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगी। अब आपकी ये बन गई, समझना ध्यान से। कॉपर की स्ट्रिप यहाँ हमने लिया, एक कॉपर की स्ट्रिप यहाँ, और वो स्ट्रिप कितनी है, कैसी है, मोटी है। और एक कॉपर की स्ट्रिप हमने यहाँ पे ले रखी है, तांबे की पत्ती, जो भी क्या है, मोटी। और इसके अंदर कितने कनेक्टिंग पॉइंट है, 3, जिसमें हम लोग वायर को कसते हैं। अब ध्यान से समझना, इस वायर में हम लोग लगाते हैं आपका एक अननोन रेजिस्टेंस। क्या लगाएंगे, एक अननोन रेजिस्टेंस, जिसका हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है। जिस वायर का हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है, और इस अज्ञात प्रतिरोध को हम नाम दे देते हैं S। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, इस वायर से हम लोग लगा देंगे एक आपका प्रतिरोध बॉक्स। क्या लगा देंगे, प्रतिरोध बॉक्स। ये आपका लग जाएगा यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स, जिसके ऊपर हम कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्रतिरोध बॉक्स। इसके ऊपर कुछ ऐसे कुंजी नुमा बनी होती है, और इस कुंजी को निकाल करके हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेट करते हैं। क्या करते हैं, जितने मान का रेजिस्टेंस हमें लगाना होता है इस प्रतिरोध बॉक्स से, उतने मान का रेजिस्टेंस हम क्या कर लेते हैं, बाहर लगा लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं कैमरे में साफ तो आ रहा है ना। हाँ, बिल्कुल एकदम क्लियर है बेटा। अच्छा, देखिए जरा ध्यान समझिएगा। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। इसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, प्रतिरोधक बॉक्स। हमने क्या बोला, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे मान के प्रतिरोध लगे होते हैं, जिसको हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे लगे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी दिखा देते हैं हम। देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये गोल सा होता है, ऐसे इसके अंदर की कनेक्शन ऐसे होती है। फिर यहाँ गोल सा लगा होगा, फिर यहाँ ऐसे, फिर ऐसे कनेक्शन होती है। ध्यान से देखते चलिएगा भाई। देखिए ये है, फिर यहाँ ऐसे गोल सा, ऐसे ऐसे कनेक्शन होती है। फिर यहाँ से मैं बता दूँ, ऐसे और ऐसे कनेक्शन होती है। ऐसे सिमिलरली आपके सीरीज में सारे लगे होते हैं। किसमें, सीरीज में। अब ध्यान से समझना, ये सीरीज में सारे के सारे लगे होते हैं, और बेटा इसके ऊपर क्वाइलिंग की गई होती है। इसमें वायर की क्या होती है, रेजिस्टेंस की क्वाइलिंग की गई होती है। जितने मान का जो भी रेजिस्टेंस लगाना होता है, उतने मान का आपका क्या करते हैं, क्वाइलिंग की गई होती है। ठीक है। अब क्या होते हैं, देखिए जरा ध्यान से। हमने बोला क्या कि इसके अंदर क्या डालते हैं, ऐसे कुंजी नुमा बनी होती है, इस कुंजी को डालते हैं। जब कुंजी को डाल देंगे, तो डालने के लिए मैं यहाँ डॉट ले रहा हूँ बेटा। जैसे कुंजी डालेंगे, अच्छा कुंजी मान लो लगी हुई है पहले से, जब कुंजी लग जाएगी और मान लो यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। ध्यान से समझना, सारी बात आपको समझ। सबसे पहले जो ये प्रतिरोध बॉक्स है, इसका कनेक्शन कैसा होता है बेटा, इसमें प्रतिरोधों का किस कनेक्शन में जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। किसमें जुड़े होते हैं, सीरीज में होते हैं। ये जो प्रतिरोध बॉक्स है बेटा, इसमें जो आपके रेजिस्टेंसेस है वो किसमें लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। किसमें लगे होते हैं, सीरीज में। अब बात हम करते हैं। अच्छा एक बात आपको बता दूं बेटा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी भले ही, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये पूरा मीटर विज आपको वेल डिफाइंड क्लियर होगा। आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा, भले ही टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन मैं पूरा आपको इसके पूरे बारे में डिटेल बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं, जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है बेटा, इसमें जो रेजिस्टेंस लगे हुए किस क्रम में लगे हुए हैं, सीरीज में। अब हमने क्या किया, सारे कुंजियों को हमने बंद कर दिया। सारे कुंजी को हमने बंद कर दिया। जैसे इसके अंदर कुंजी डालेंगे बेटा,
तो ये देखिए अब इधर रेजिस्टेंस लगे हैं। अब मान लो यहाँ से धारा जा रही है, धारा यहाँ पहुँची बेटा। अब यहाँ पहुँची, इसके पास दो रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। इस रास्ते से जाएगा तो चूंकि बेटा कुंजी बंद है, जब कुंजी बंद हो जाएगी तो ये पूरी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ये जो सर्किट है आपका पॉइंट A B C D, ये ABCD कंप्लीट हो जाएगा बेटा सर्किट। अब आपको पता है रास्ता दो है धारा जाने के लिए, एक रास्ते में रुकावट बहुत ज़्यादा, दूसरे रास्ते में रुकावट बहुत कम है। तो ये रास्ता धारा, ये रास्ता ना पकड़कर इस रास्ते से चली जाती है। क्लियर है बात। तो जब कुंजी लगी होती है बेटा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाती है तो धारा ऐसे ऐसे चली जाती है, तो रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि धारा जब इसके मार्ग में आई ही नहीं तो हमें कैसे पता चला कि सर्किट में प्रतिरोध लगा हुआ है। तो जब तक धारा का विरोध नहीं होगा तब तक रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं होगा। इस वजह से जब कुंजी लगी होती है रेजिस्टेंस बॉक्स में तो धारा ऊपर ऊपर से ही निकल जाती है, नीचे से धारा जाती नहीं। इसका मतलब जब नीचे से धारा नहीं जाएगी तो कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर लगेगा नहीं। मतलब इस सर्किट में अगर हमें रेजिस्टेंस लगाना है बेटा तो कुंजी निकालनी पड़ेगी। कुंजी लगी रहेगी तो धारा ऐसे चली जाएगी और फिर ऐसे चली जाएगी, कोई प्रतिरोध काम का नहीं होगा। अब हम मान लेते हैं बेटा क्या, यहाँ से इस कुंजी को हमने हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब धारा यहाँ जैसे पहुंची, इसके दो रास्ते थे, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, लेकिन अब ये रास्ता कैसा हो गया, ओपन हो गया। धारा यहाँ से जा नहीं सकती तो मजबूरी में कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। अब धारा यहाँ से पहुँची, मान लो ये 3 ओम का आपका रेजिस्टेंस था, तो ये धारा जैसे यहाँ पहुँची इसके पास फिर दो रास्ते, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। मान लो ये 3 ओम था, ये 4 ओम था और ये कितने था, 5 ओम का। अब 3 ओम का मान लो आपको धारा प्रतिरोध लगाना था तो इस 3 ओम के कुंजी को क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे। अब 3 ओम के कुंजी को जैसे बाहर निकाला तो सर्किट क्या हो गई, ओपन। अब इसमें से धारा जाएगी नहीं, धारा कहाँ से जाएगी, इसमें से। इसका मतलब अब ये जो धारा जा रही है वो कितने ओम के रेजिस्टेंस का विरोध कर रही है, 3 ओम के रेजिस्टेंस का। इसका मतलब इस सर्किट में 3 ओम का रेजिस्टेंस लग गया। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचेगी बेटा फिर देखो इसके दो रास्ते, धारा एक ही, लेकिन यहाँ पे कुंजी देखो बंद है तो धारा यहाँ से ना जाकर कुंजी ऐसे निकल जाएगी सीधे। इसका मतलब अब ये प्रतिरोध बॉक्स ने इस सर्किट को कितना दे दिया, 3 ओम का रेजिस्टेंस। मान लो 7 ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाना था तो इस 4 ओम वाले भी रेजिस्टेंस को क्या करो, कुंजी हटा दो। अब देखो धारा यहाँ आई, यहाँ से गई, 3 ओम का रेजिस्टेंस हुआ। फिर धारा ऐसे जाना चाह रही थी लेकिन आगे सर्किट क्या मिल गया, ओपन मिल गया। जब सर्किट ओपन मिल गया तो धारा ऐसे नहीं जाएगी, फिर ऐसे जाएगी और ऐसे से जाते फिर यहाँ पहुँच जाएगी। अब पूरे सर्किट को कितने ओम का रेजिस्टेंस मिला, 3 और 4 7 ओम का। लेकिन जब धारा यहाँ पहुँची इसके लिए फिर दो रास्ते, अब ये रास्ता फिर आसान लग जाए क्योंकि ये सर्किट क्या है, ये कुंजी क्या है, लगी हुई है। मतलब अब ये सर्किट को कितना दे देगा, 7 ओम दे देगा इसको। तो इस प्रकार से हम लोग बेटा प्रतिरोध बॉक्स का कनेक्शन होता है। समझ में आई बात है। तो हम कह सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे जो प्रतिरोध बॉक्स है इसमें जो रेजिस्टेंस लगे किस क्रम में जुड़े, तो बेटा सीरीज में, उनकी कॉइलिंग ऐसे की गई होती है। तो जब कुंजी लग जाती है, कुंजी अगर बंद कर दी जाए तो धारा का मान जो होता है वो आसानी से ऐसे चला जाता है, मतलब रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यदि हमें सर्किट में प्रतिरोध लगाना है तो जितने मान का प्रतिरोध लगाना उतने मान की कुंजी को बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो चलिए आइए आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो ये बात एक एक करके ध्यान से समझते चलना। अब क्या हुआ बेटा, तो ये आपका एक अननोन रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस बॉक्स में जितने मान का आप रेजिस्टेंस निकालेंगे वो आपको पता होगा। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, नोन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, नोन रेजिस्टेंस। क्योंकि आप इस बॉक्स से जितने मान का प्रतिरोध निकालेंगे वो आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, इस वजह से इसे बोलते हैं बेटा कैसा, ज्ञात प्रतिरोध। क्लियर है बात यहाँ पे, ये कैसा प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध। अब क्या करते हैं, ये आपकी जो वायर है कितने लंबाई की है, 1 मीटर की। अब 1 मीटर की है तो इसके लिए मीटर पैमाना भी चाहिए, तो हम यहाँ एक नीचे मीटर पैमाना भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ये बेटा एक समान है, यहाँ से हम लोग 1 मीटर पैमाना भी लगा देते हैं ताकि इससे हमें पता चलती रहे कि ये आपकी जो लेंथ है कितनी है, 1 मीटर की। ठीक है ना। अब इस 1 मीटर के लिए हम मान के चलते हैं, यहाँ पे कुछ हम मार्किंग कर देते हैं मीटर पैमाना के लिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका कितने लेंथ की हो गई 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बेटा 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इसकी लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर लेंथ की आपकी ये वायर है। क्लियर है बात। ये आपका कनेक्शन हो गया। धीरे धीरे देखते चलना। अब क्या करते हैं, ये जो मिड पॉइंट है ना, इसका जो मिड पॉइंट है किसका, बीच वाली स्ट्रिप का, इससे बेटा हम कनेक्ट कर देते हैं ला करके एक गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट कर देते हैं गैल्वेनोमीटर, और इसको लाकर एक कनेक्ट करते हैं जॉकी से। किससे, JOCKEY जॉकी। जॉकी क्या होती है, इसे हिंदी में कहते हैं बिसर्पी कुंजी। इस जॉकी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस वायर पर ऐसे ऐसे रख कर एक पॉइंट ढूंढते हैं। कौन सा पॉइंट, जहां पर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या दे 0 दे, जहां पर ये गैल्वेनोमीटर जो विक्षेप क्या दे 0 विक्षेप दे। इस वजह से इस जॉकी को ऐसे ऐसे पुट करते हैं। कैसे देगा अभी हम देखेंगे। अब क्या करते हैं, आपका इस पॉइंट का नाम देते हैं बेटा A। ये पॉइंट क्या है आपका, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम A, और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग B। अब इस पॉइंट A से बेटा हम लोग कनेक्ट कर देंगे क्या, एक बैटरी। हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी या सेल, जो भी आप कह लीजिए, और इसके निगेटिव टर्मिनल से हम लोग लगा देते हैं एक कुंजी बेटा। क्या लगा देते हैं, एक कुंजी, और फिर इसके टर्मिनल से ला करके हम जोड़ देते हैं कुंजी। क्लियर है बात। ये कुंजी है। कुंजी देखो इस तरीके से बना सकते हो, नहीं तो इस तरीके से बना दो। ये भी आपकी क्या है कुंजी। और अगर हमने ऐसे बना दिया तो इसका मतलब कुंजी क्या हो गई, क्लोज। अब इस तरीके से पूरा मीटर ब्रिज का बेटा कनेक्शन होता है। तो अब जरा ध्यान समझना, ये क्या होता है अननोन रेजिस्टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध। इसे क्या कहते हैं, अज्ञात प्रतिरोध, जिसका मान हमें निकालना है। ये क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है। इसका मान हमें निकालना होता है। अब जरा बात करिए, देखिए कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, समझ में बात आ गई किस तरीके से आपको बनाना, कैसे बनाना है। एक वायर लेना है, एक पूरे लकड़ी की वुड पर होती है। आप जाएंगे मीटर ब्रिज तो आपको वहाँ पता चलेगा। ये वायर 1 मीटर का होता है, यूनिफॉर्म होता है, समान लंबाई का। किससे बना होता है, कांस्टेंटन या मैग्नीज से। इसका अल्फा 0 होता है। ये सारी बात हमें बता दी। अब हमें बताना है, ये जो कॉपर की स्ट्रिप है बेटा, ये मोटी क्यों होती है, मोटी इस कॉपर की स्ट्रिप हम लोग रखते क्यों है, इसके बारे में हमें डिस्कस करनी है। तो हम बात करेंगे कॉपर की स्ट्रिप बेटा ये मोटी क्यों रखी जाती है। चलिए इधर बता देते हैं। देखिए क्या इसलिए रखी जाती है। अब देखिए ये बैटरी है। अब देखो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ये बैटरी है ना, यहाँ से बेटा धारा जाएगी तो यहाँ पहुँचे, इसके 2 रास्ते, एक तो यहाँ जाएगा और एक इस कॉपर की स्ट्रिप में, ठीक है ना। अब ये कॉपर की स्ट्रिप में जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से पहुँचेगा तो कहाँ जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस के पास, फिर यहाँ से पहुँचेगा यहाँ, और ये फिर यहाँ से कहाँ पहुँचेगा बेटा आपका, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ डिफ्लेक्शन देगा। और एक धारा देखिए यहाँ से गई, यहाँ से पहुँची, फिर यहाँ से। क्लियर है बात ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको। तो इस तरीके से आपकी जाती है, धारा पूरा जाता रहता है। अब बताइए यहाँ से धारा गई, इसमें भी जा रही, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, यहाँ जाते यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे आप करके यहाँ पे ऐड हो जाती है। देखिए धारा यहाँ से जाएगी, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, इधर से गई इसके पास फिर यहाँ, फिर यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ, फिर होते हुए फिर यहाँ आई, और यहाँ से फिर वापस लौटकर धारा चली जाएगी। क्लियर है बात। अब बात कर, जब यहाँ धारा जाएगी तो यहाँ देखिएगा, अच्छा हमने इसको क्या लिया, कॉपर स्ट्रिप मोटी। आपको पता R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल अपान ए। इसका मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/1 के, मतलब उसके एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम। अगर ये मोटा रखेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। अगर इसका प्रतिरोध कम हुआ तो बेटा इसमें वोल्टेज जो ड्रॉप है वो भी कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप होता क्या, V बराबर I इंटू R। तो इसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा वोल्टेज ड्रॉप उतना ही कम होगा। क्लियर है बात यहाँ पे। तो याद रखना, इसी वजह से इसे मोटी बनाते हैं ताकि इसका एरिया मोटा हो जाए, जिससे इसका प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये बात यहाँ पर थी जो हमने यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप क्या लिया था, मोटा लिया था। अब इसको कॉपर की पहले पूरी स्ट्रिप लेते थे, लेकिन अब इसको दूर करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा था, क्योंकि इतनी मोटी सी कॉपर स्ट्रिप है, ड्रॉप तो होगा ही होगा। इस वजह से इस स्ट्रिप को हटाकर हम लोग लकड़ी का स्ट्रिप लेने लग गए, और इसके बीच में एक हम लोग वायर लगाने लग गए। यहाँ से एक हमने वायर कनेक्ट कर दी। इससे समझ में आ रही बात है। इतना मोटा क्या ले लेते हैं, लकड़ी का ले लेते हैं, लेकिन अब इसके बीच क्या ले जाते हैं, एक
वायर से कनेक्ट कर देते, पतले वायर से, और फिर यहाँ भी ऐसे पतले वायर से, यहाँ भी पतले वायर से। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था तो थोड़ा सा पहले से क्या हो गया और बेनिफिट हो गया, मतलब और अच्छा हो गया। क्लियर है बात यहाँ पे? अच्छा, अब बात करते हैं बेटा, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, प्रतिरोध बॉक्स है, अब काम क्या करता है, ठीक है ना। अब बात करते जरा देखिएगा। अब एक बात जरा हमें बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे देखो क्वेश्चन दूसरा क्या पूछेगा कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है तो एक प्रतिरोध जैसे यहाँ है, एक प्रतिरोध यहाँ पर है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने प्रतिरोध होते हैं? 4 प्रतिरोध। तो चारों प्रतिरोध है क्या? अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर के सिद्धांत पर काम करता है तो एक प्रतिरोध यहाँ बेटा, एक प्रतिरोध यहाँ है। 2 प्रतिरोध कहाँ मिलेंगे? इस वायर से। कहाँ मिलेंगे? इस वायर से। मान लो ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट क्या है? अब हमने मान लिया कि यहाँ पर जैसे हमने टच कराया जॉकी को तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में जो आपका डिफ्लेक्शन है वो क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब एक प्रतिरोध बेटा यहाँ का हो जाएगा, ठीक है ना। एक प्रतिरोध यहाँ मान लेंगे इस पॉइंट डी पर, और इस डी पॉइंट पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आर ए डी। और एक प्रतिरोध बेटा यहाँ से ये बन जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा? आर बी डी। अब ये प्रतिरोध होगा कितना, जरा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये पूरी लेंथ कितनी है बेटा? 100 सेंटीमीटर की। अगर मैंने मान लिया यहाँ से बेटा लेंथ एल है, जहाँ से देखते चलना, तो बाकी बचा ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? ये बेटा लेंथ हो जाएगा 100 माइनस एल लेंथ की। कितनी हो जाएगी ये पूरी? 100 माइनस एल। अब जरा देखिएगा, आर बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा? आर बराबर बेटा हमने पढ़ा रो इंटू एल अपान ए। अब बात करते हैं इस वायर की। ये वायर किसका बन गया? कांस्टेंटन या मैग्नेट का हमने बना लिया, मतलब पदार्थ फिक्स हो गई, किस मैटर से बना। और जैसे ही पदार्थ या मैटर फिक्स हो जाती है बेटा, उसकी रजिस्टिविटी जिसे हम रो कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, वो भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। क्योंकि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है बेटा, वो एक पदार्थ के लिए फिक्स हो जाता है, उसका मान कभी चेंज नहीं होता। चेंज कब होता है? जब उसके क्रास हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से हमने बोला कि हमने धातु ऐसा लिख रखा है कि उसका आर क्या हो जाता है? अल्फा 0। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से हमने बता दिया बेटा कि इसका रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। क्लियर है बात? अब बात करते हैं एरिया। एरिया हमने पहले इसका एक समान ले रखा है, यहाँ देखो एरिया हमने क्या ले रखा है? एक समान। तो मतलब ए भी फिक्स हो गया। इसका मतलब हम यहाँ देखिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एल के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एल के। मतलब जितनी लंबाई उतना क्या हो जाएगा आपका? रेजिस्टेंस। अब मैंने माना एल लंबाई की तार का प्रतिरोध स्मॉल आर है। कितना है? मतलब इस पूरी लंबाई की अगर हम प्रतिरोध मान ले, जो एल लंबाई की उसका प्रतिरोध कितना है? आर है। तो L1 लंबाई की, सॉरी ये मान लेते हैं बेटा आपका क्या है? ये पूरी लंबाई कुछ भी मान लेते हैं, एल लंबाई नहीं मान लेते हैं। इस लंबाई पूरी कितनी लंबाई की थी? एक्स लंबाई। कितनी लंबाई की? पूरी एक्स लंबाई की, ठीक है ना। इस पूरे एक्स लंबाई या 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हो, जिसका वैल्यू कितना? 100 सेंटीमीटर। इस पूरे लंबाई की तार की लंबाई का प्रतिरोध क्या है? आर है। अब मैं पूछूं आपसे, इस एल लंबाई की तार का प्रतिरोध क्या होगा? तब एल लंबाई की तार का प्रतिरोध कितना है बेटा आपका? एल लंबाई की तार का प्रतिरोध आर ए डी है। तो लिखेंगे आर ए डी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ देखो जितनी लंबाई उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो पूरे तार की लंबाई कितनी है? आर। तो स्मॉल एल की लंबाई की कितनी हो जाएगी? आर इंटू एल। क्लियर बात? पूरे तार की लंबाई कितनी है? आर। अगर पूरे तार का हम प्रतिरोध निकालते तो कितना हो जाएगा? पूरे तार का प्रतिरोध जिसे हम कहेंगे आर ए बी बेटा, आर ए बी का निकालते तो पूरी लंबाई कितनी है? एक्स, और पूरा रेजिस्टेंस कितना है? आर हो जाता। लेकिन अब हमने पूछा कितने? एल लंबाई के तार का प्रतिरोध, तो कितना हो जाएगा? आर इंटू एल। ऐसे सिमिलरली हम लिखेंगे 100 माइनस एल लंबाई की तार का प्रतिरोध आर बी डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 100 माइनस एल इंटू आर। क्लियर बात? अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रतिरोध बेटा यहाँ है, एक प्रतिरोध यहाँ। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बेटा क्या? सी मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? ये इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? सी यहाँ मान लेते हैं, जहाँ गैल्वेनोमीटर सी है, और
ये पॉइंट डी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए, अब देखिए क्या है, एक प्रतिरोध बेटा ये हो गया, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये 4 प्रतिरोध आपके पास हो गए। अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये किस बेस पर काम कर रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज पर। एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये। अब यहाँ से हम फार्मूला निकाले जाए, देखो कितने पॉइंट है हमारे पास, 4 पॉइंट है बेटा। कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट। अब मैं यहाँ लगा के दिखा रहा हूँ आपको, कितने पॉइंट है आपके पास, 4। कौन कौन से, ए बी सी डी, ये बना लेते, ए बी सी और डी। ए और सी के मध्य कौन प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध एस। ये देखो हमने लगा दिया, अज्ञात प्रतिरोध क्या है बेटा, एस। अब जरा देखना, ए और डी के मध्य कौन है, ए और डी के मध्य कौन है, आर ए डी। ए और डी के मध्य प्रतिरोध लगा दो बेटा, ये कौन सा प्रतिरोध है, आर ए डी। अब बात करते हैं बेटा सी और बी के बीच क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स, जो हमें ज्ञात प्रतिरोध बताएगा। ये हो गया आपका ज्ञात प्रतिरोध, जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आर से। अब उसके बाद बचा डी और बी, डी और बी के मध्य क्या है, आर बी डी है बेटा, तो इसे लगा दो आप, ये हो जाएगा आर बी डी, जो बराबर किसके है, 100 माइनस एल के, और आर ए डी बराबर कितना है बेटा, आर इंटू एल के। क्लियर है बात। अब आपको पता हो जाएगा। अब देखो आपको लग रहा होगा कि चारों रेजिस्टेंस और बीच में क्या लगा है, सी और डी के बीच बेटा गैल्वेनोमीटर लगा है, जिसमें डिफ्लेक्शन कितना शो कर रहा है, 0। इसका मतलब अब ये बैलेंस ब्रिज है या नहीं है। जब यहाँ पे आपका बैलेंस हो गया बेटा, तो ये ब्रिज आपका, जब इसमें धारा 0 जाने लगी, विक्षेप 0 दे दिया इस जॉकी से, ये जॉकी ऐसे उठाकर जो टच करा रहे थे, और मैंने माना जब यहाँ पे टच कराया तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आया, डिफ्लेक्शन 0 आया। तो उस कंडीशन में देखो, अगर डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा तो बेटा इसका मतलब ये ब्रिज कैसा हो गया, बैलेंस ब्रिज हो गया। कैसा ब्रिज हो गया, बैलेंस ब्रिज। और बैलेंस ब्रिज के लिए हमने बताया था ना, इसका बटे इसका बराबर इसका बटे इसका, तो हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, तो जाएगा एस अपान आर ए डी, है ना, एस अपान आर ए डी इज इक्वल टू बी आर अपान आर बी डी। तो हो जाएगा बेटा एस अपान आर ए डी कितना है, आर एल इज इक्वल टू, आर है तो आर लिख लो, आर बी डी कितना है, अच्छा 100 माइनस एल इंटू आर भी है बेटा, तो आर इंटू 100 माइनस एल। तो देखिए आर से आर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, एस बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये एल उधर जाएगा तो जाएगा एल अपान 100 माइनस एल, और इंटू क्या हो जाएगा बेटा, आर। क्या हो जाएगा, इंटू। तो ये आपका एस क्या हो गया, अज्ञात प्रतिरोध। अब आप मेजरमेंट करेंगे तो आप जिस पॉइंट पर, ये देखो ध्यान सुना, जिस पॉइंट पर ये 0 देगा डिफ्लेक्शन, वहां से इसकी लंबाई आप मान लेंगे किससे, मीटर स्केल से निकाल लेंगे। बची ये लंबाई 100 माइनस एल भी मीटर स्केल से ज्ञात कर लेंगे, तो आपको एल भी पता चल जाएगा, 100 माइनस एल भी। और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आप आर भी तो निकाल लोगे ना, कितने मान का रेजिस्टेंस आपने बाहर निकाला, ये तो ज्ञात प्रतिरोध है। तो आप अननोन रेजिस्टेंस, वायर का जो अननोन रेजिस्टेंस है, ज्ञात प्रतिरोध का मान है, वो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आएगी मीटर ब्रिज के बारे में। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता था, मैंने सारी बात आपको बता दी। आपसे एग्जामिनर सबसे पहले पूछ सकता था मीटर ब्रिज से हम क्या कहते हैं, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। फिर मीटर ब्रिज को मीटर ही सेतु ही क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी जो वायर की लंबाई होती है बेटा वो कितनी की होती है, 1 मीटर की। ये वायर किसका बना होता है बेटा, तो ये एलॉय होता है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोचो अगर ये रेजिस्टेंस प्रभाव पड़ने लग जाता तो आर ए डी के मान में फर्क आता कि नहीं, आर ए डी के मान में फर्क आता, आर बी डी के मान में फर्क आता, और इसमें फर्क आता तो बेटा जरा देखो, इसमें चेंज आने का मतलब इसमें भी चेंज आ जाता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं ऐसा मटेरियल यूज करो जिससे इसमें ताप बढ़े, क्योंकि धारा जाती रहेगी, ताप तो बढ़ता रह जाएगा, और ताप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो वायर लो ऐसा लो कि ताप बढ़ने से इसके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव ना पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तभी पॉसिबल है बेटा, ये जो डिफ्लेक्शन तभी 0 देगा जब इस कुंजी को क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो कुंजी बंद होनी चाहिए, लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, तो उस समय आपकी ये कुंजी क्लोज होनी चाहिए। और जैसे आपने रीडिंग ले लिया, प्रैक्टिकल एक बार कर लिया, रीडिंग ले लिया, तो उसके बाद तुरंत कुंजी को हटा दो ताकि सर्किट में धारा ना जाए। क्यों,
इसलिए आपको टीचर बताते हैं एग्जाम में, आपको इसलिए बताया जाता है कि जब भी आप प्रैक्टिकल करो तो सावधानी ये होनी चाहिए कि जब एक बार आपने कुंजी लगाई, रीडिंग लिया विसर्पी कुंजी को, जॉकी को यहाँ वहाँ टच कराकर विक्षेप जैसे 0 लिया, उसकी लेंथ मेजरमेंट कर लिए, तो उसके बाद तुरंत क्या करो, इस कुंजी को हटा दो। अगर आप कुंजी नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, धारा जाती रहेगी, और बेटा धारा जाती रहेगी तो मैंने बताया इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भले हमने बोला अल्फा इसका 0 होता है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होता, ये धनात्मक ताप गुणांक का होता है। किसका? पॉजिटिव में होता है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, मैंने बताया था शुरुआत में ही, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो याद रखना, इस कुंजी को लगा कर नहीं रखते, बल्कि कुंजी जैसे बार हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया तुरंत कुंजी को हटा देते हैं। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस वायर जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अब बात कहते हैं कि क्या जॉकी को कैसे रखना चाहिए, उठा करके रखना चाहिए या ऐसे रगड़ करके। तो बेटा कभी भी इस जॉकी के ऊपर रगड़ना नहीं चाहिए, उठा कर रखो, क्योंकि जो जॉकी होती है बेटा एक मेटल की रॉड होती है और उसकी जो एजेस होती है बिल्कुल नाइफ की तरह, चक्कू की तरह होती है। एक चाकू जैसे नहीं होता एकदम धार की तरह, उसी तरीके से एक ऐसे रॉड होती है, इस तरीके से मेटल रॉड होती है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो चक्कू की तरह होती है, एकदम बिल्कुल पतली सी होती है। तो आप जब इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करोगे तो नाइफ एजेस वाली जो आपकी जॉकी होती है इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को कहीं कम या ज़्यादा कर सकता है, मतलब खुरुच सकता है। मान लो यहाँ खुरुच दिया, यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, कम। एरिया बेटा कम होगा तो देखो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, एरिया अगर कम होगा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। मतलब इधर का रेजिस्टेंस ज़्यादा, उधर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस वजह से दिक्कत आ जाए, इस वजह से एक समान लेना में, कैसा लेना है, एक समान लेना। क्या लेना है, एक समान लेना है। तो एक समान लेना भी है, एक समान हमने ले भी रखा है, लेकिन अगर आप इस पर रगड़ना चालू कर दोगे तो कहीं पे छिल जाएगा, जिसकी वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, और जहाँ पे कम वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे रेजिस्टेंस कम। तो इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो कि हमें पूरा होल प्रैक्टिकल में ये ध्यान देना है कि इसका रेजिस्टेंस चेंज होना नहीं चाहिए। ठीक है। इस वजह से जॉकी को उठा कर हम लोग रखते। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये पूरा आपका रेजिस्टेंस बॉक्स था, कैसे हम लोग निकालते हैं इसके ऊपर सारी बात हमने आपसे कर डाली है। आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आई होंगी। एक एक करके हमने सारे डिस्कस कर रखी है, और जितना भी इसके वाइवा वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया कि इसके वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है जो किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता है। क्लियर है बात। ये अज्ञात प्रतिरोध यहाँ होता है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगाता है, गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे से क्या लगाते हैं हम लोग, जॉकी लगाते हैं। इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से, इसका नेगेटिव टर्मिनल तुरंत लगाते हैं किससे, ऋणात्मक जो इसका टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, वो कुंजी से लगाते हैं। कुंजी का फिर टर्मिनल ला करके कहाँ जोड़ देते हैं, बी में जोड़ देते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं बेटा, ध्यान से समझना, एरर कैसे आ सकती है, इसकी लेंथ से आ सकती है। इसमें एरर कहाँ से आ सकती है, लेंथ से आ सकती है। तो इस वजह से हम ऐसा काम करते हैं कि जो ये जॉकी है बेटा, जॉकी ये कहाँ लाई करे, ये जॉकी का जो डिफ्लेक्शन जो शो करे आपका गैल्वेनोमीटर है, जो विक्षेप आपका 0 दे वो कहाँ दे, कम से कम जो इतनी लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40 से 60 सेंटीमीटर में। जो एल हो वो लाई करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, 40 से 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जॉकी उठाकर अगर आप यहाँ रखोगे तो यहाँ रखने पर इसका रेजिस्टेंस, मतलब अगर यहाँ पे विक्षेप 0 दे रहा है तो इसका मतलब ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है मीटर भी थोड़ा सा सेंसिटिव अच्छा नहीं है। जब ये गैल्वेनोमीटर किस लंबाई पर 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच डिफ्लेक्शन 0 दे रहा है तो इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव होगा, बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ऐसा क्यों, जरा इस बात को समझते हैं। अच्छा इसमें एरर क्या हो सकती है, जरा ध्यान समझना। ये आपका क्या है, 1 मीटर की स्केल है बेटा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं एरर क्या हो सकती है। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं बेटा, फिर आपको हम समझाते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आएगी। अब देखिए ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कितनी लंबाई अच्छे से मेजर कर सकता है, इनके ये सेंटीमीटर है, मतलब आपको ये क्या क्या मेजर कर सकता है अच्छे से, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 ऐसे सेंटीमीटर मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है ना। अब अगर ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, ऐसे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें इस मीटर स्केल में 1 और 2 के बीच कितने खाने होंगे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच, यही तो होंगे ना।
1 और 2 सेंटीमीटर के बीच 10 खाने होते हैं। देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये क्या होते हैं mm होते हैं। क्या होते हैं बेटा 10 खानों में mm। अब अगर बात करें इसका मतलब ये कितना अच्छा, ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1.1, अगला क्या हो जाएगा 1.2। इसका मतलब 1.1 आपका ये स्केल मेजर कर सकता है 1.1 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे 1.1 से मतलब इसका हम कह सकते हैं 1.1 से अगला जो मेजर करेगा सीधे क्या करेगा 1.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करेगा। ठीक है, अगर कहीं पे दे दिया 1.11 तो बेटा 1.11 सेंटीमीटर ये मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 1.1 के बाद सीधा 1.2 मेजर करेगा, क्योंकि इसके पास ऐसी कोई स्केल नहीं है, इसके पास कोई ऐसी रीडिंग नहीं है जो 1.1 के बाद 1.11 मेजर करे। 1.1 के बाद सीधा क्या मेजर करता है 1.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर रीडिंग आपकी यहाँ पे आ रही 1.11 सेंटीमीटर तो इसके लिए दिक्कत है भाई, ये मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। तो वहाँ लंबाई अगर सही मेजरमेंट नहीं हो पाएगी तो जाहिर सी बात आपके अज्ञात प्रतिरोध निकालने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, इसका मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है बेटा, तो आप देखो 1.1 से 1.2 और इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर का ये एरर कर सकता है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ भाई, 1.1 से 1.2 कर रहा है, इसका मतलब 1.11 कहीं लिखा है तो इसको क्या मेजर कर सकता है 1.1 कर सकता है। अगर कहीं पे बेटा आपका लिखा 1.9999 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो इसको क्या मेजर कर देगा 1.2 सेंटीमीटर मेजर कर देगा। 1.99 नहीं बताया, इसका मतलब इसने एरर कितना किया 0.1 सेंटीमीटर का इसने मैक्सिमम एरर किया। कितना मैक्सिमम एरर किया, ठीक है ना। ये इसकी लिस्ट काउंट होती है बेटा, यही क्या बोली जाती है इसकी लिस्ट काउंट, जिसे हम कहते हैं अल्पत मांग। क्या कहते हैं अल्पत मांग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा लिस्ट काउंट। क्लियर है बात। इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर मैक्सिमम एरर कर सकता है। अब सपोज करो, जरा ध्यान से देखना, अगर मान लो ये विसर्पी कुंजी 5 सेंटीमीटर, ये पूरी कितनी सेंटीमीटर है 100। हम मान के चलते हैं जो आपकी विसर्पी कुंजी है पहले वो कितने मीटर पर, जरा देखिएगा मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब जरा बात मेरी समझिएगा, मैंने माना कि जो आपकी ये विसर्पी कुंजी है जिसे हम लोग जॉकी कहते हैं, ये 50 सेंटीमीटर पर बेटा क्या किया इसने 50 सेंटीमीटर पर इसने क्या किया नल पॉइंट दिखाया। नल पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर नल पॉइंट का मतलब क्या होता है, नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या दे 0 दे, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या हो 0 हो, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं नल पॉइंट। अगर इस गैल्वेनोमीटर ने यहाँ पे विक्षेप 0 दिया तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा नल पॉइंट। क्या बोलते हैं नल पॉइंट, जिसे हम कहते हैं शून्य स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति। क्लियर बात। तो मैंने माना है जो नल पॉइंट है वो कहाँ पे है 50 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर पर। अच्छा, मैं देख सकता हूँ इसमें एरर कितना होगा, मैक्सिमम एरर कितना कर सकता है बेटा 0.1, कितने पे 50 पे और इंटू भी 100। तो अगर यहाँ से 50 से कम 50, 50 दूना 100, 2 एक कम 2, तो कितना परसेंट एरर आया 0.2%। लेकिन अगर यही मैंने बोल दिया कि ये जो आपका 5 सेंटीमीटर पर है, अब की बार हमने क्या बोला, जो इसने एरर किया बेटा वो 5 सेंटीमीटर पर एरर किया, मतलब सॉरी 5 सेंटीमीटर पर इसका नल पॉइंट मिला। इसका मतलब ये है कि अब की बार जो विक्षेप शून्य हुआ कितने सेंटीमीटर पर हुआ 5 सेंटीमीटर पर। अब अगर मैं इसके द्वारा एरर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, देखूँ मैक्सिमम एरर कितना कर सकता है बेटा 0.1, कितने पे 5 पे और इंटू भी 100। 5 एकम 5 और 20 25 100, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा बेटा 2, कितना परसेंट हो गया 2%। अगर मिड में वैल्यू थी 50 पे थी तो 0.2% था, इधर गया तो कितना परसेंट हो गया 2%। देख रहे हो कितना एरर हो रहा है, 0.2 से कितना हो गया 2%। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब आपकी 40 से 60 के बीच ये माना गया है कि जब आपकी नल पॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं शून्य विक्षेप बिंदु, जब नल पॉइंट आपकी कहाँ मिले 40 से 60 सेंटीमीटर की, कहाँ मिले 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच नल पॉइंट मिले, तो हमेशा जान लेना कि जो आपकी ये इंस्ट्रूमेंट होगा, जो आपका क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या है इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोग क्या कहते हैं यंत्र कहते हैं, ये मोर सेंसिटिव होगा, मोर सेंसिटिव होगा। मतलब क्या है, इसकी सुग्राह्यता ज़्यादा होगी बेटा, क्या होगी सुग्राह्यता बहुत
ज़्यादा। शुभ्रायता ज़्यादा का मतलब क्या है कि बहुत एक्यूरेट वैल्यू को मेजरमेंट करेगा, मतलब इस अज्ञात प्रतिरोध का मान भी बहुत अच्छा करेगा। अच्छा, एक बात और भी है कि जब ये 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच बनेगा तो जो ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, एक समान अनुपात हो जाए, समान क्रम में हो जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा, तभी ये क्या हो जाता है, विक्षेप 0 हो जाता है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो आई होप आपको ये पूरी मीटर ब्रिज की कहानी समझ में आई होगी। आप इतना नोट करिए, देखिएगा वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि इससे जितने भी आपके बेटा न्यूमेरिकल आने वाले सारे के सारे न्यूमेरिकल हमने आपको करा दिए हैं। न्यूमेरिकल आपको कराना है, हालांकि वाइवा से जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको करा दिए, और भी वाइवा से क्वेश्चन अगर बताना होगा, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे केवल और केवल मीटर ब्रिज से क्या क्या वाइवा में क्वेश्चन बन सकते हैं, इस बात को मैं अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगा। हालांकि अभी भी मैंने सारा चीज़ डिस्कस कर दिया, और अगले लेक्चर में हम लोग ये भी देखेंगे मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे कौन सा ब्रिज, आपका पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर भी बड़े अच्छे से हम लोग डील करेंगे, मजा वहाँ भी आने वाला है। जैसे आज की क्लास में आपको यहाँ मजा आया, अगर आपको मजा आया तो बेहतरीन तरीके से आप इसे पढ़िएगा और वाइवा में बेफिक्र करके जाइएगा, मीटर ब्रिज के ऊपर बनाइएगा। मीटर ब्रिज से आपका कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे नोट करें और अच्छे से पढ़िए।